हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 14 करने वाले हैं। ये आपका इग्नू बीए का है। कोर्स कोड आपका है ESO 12, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। इसके लास्ट 10 ईयर की मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसका नाम है क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रादेशिक राजनीति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ परिचय आपको दिया गया है, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, क्षेत्र की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्षेत्र की अवधारणा बतानी है इसमें। ठीक है, क्षेत्र की अवधारणा को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, इसका वर्णन करना है। क्षेत्र का तात्पर्य किसी भौगोलिक स्थान विशेष से होता है। ठीक है, क्षेत्र का तात्पर्य किससे होता है? क्षेत्र का तात्पर्य किसी भौगोलिक स्थान विशेष से होता है, और यह स्थान गांव, नगर, कस्बा या महानगर हो सकता है। राजनीति के संदर्भ में क्षेत्र की अवधारणा क्षेत्र की विशिष्टता, लोगों के बीच फैली हुई विस्तृत एकात्मता की भावना से व्यक्त होती है। एकात्मता की भावना के ये स्रोत भूगोल, स्थान से हो सकते हैं, भूगोल से हो सकते हैं, धर्म से हो सकते हैं, भाषा या रीति रिवाजों से हो सकते हैं। ठीक है, और लोकाचार से भी हो सकते हैं, जीवन यापन के ढंग से भी हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं कि भूगोल से हो सकते हैं, वहाँ की स्थान कृति से हो सकते हैं, जिस स्थान में लोग रहते हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, और उनका लोकाचार क्या है, उनके जीवन यापन करने का तरीका या ढंग क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों से इसका तात्पर्य है अनुभव के समान रूप से भागीदारी से आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किससे आती हैं? अनुभव के आधार पे आती हैं। ऐतिहासिक अनुभव में समान रूप से भागीदारी से आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता होती है। ठीक है, हर एक क्षेत्र की अपनी संस्कृति होती है, अपनी समाज होता है, उसकी अपनी भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, और वहाँ के अपने उनके रीति रिवाज होते हैं। परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों के प्रति चेतना रखते हुए हर क्षेत्र की पहचान एक विस्तृत रूप से की जा सकती है। ठीक है, हर एक क्षेत्र की अपनी पहचान होती है, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, रहन सहन, इन चीजों पर डिपेंड करती है। इस चेतना के कारण ही क्षेत्र के लोगों में एक होने का भाव विकसित होता है। ठीक है, इस तरह की भावना ही ये बताती है कि लोग एक कैसे रह सकते हैं, जो एक क्षेत्र को दूसरे से विभिन्न प्रदान करता है। एक क्षेत्र दूसरे को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, भिन्नता प्रदान करने का काम करता है। तो यही सारी चीजें एक दूसरे को अलग करती हैं, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं। कभी कभी क्षेत्र में अनेक राष्ट्रों को शामिल किया जा सकता है। क्षेत्र शब्द का प्रयोग किसी राष्ट्र के लिए भी होता है, जैसे भारत का उपमहाद्वीप क्षेत्र। ठीक है, देश के भीतर क्षेत्र शब्द का प्रयोग पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग भी होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकतर राज्यों में कौन कौन सी 4 सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। ज्यादातर राज्य हैं जिनमें की 4 विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो राज्य अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं के अस्तित्व से बनता है। ठीक है, राज्य की अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जिनसे मिलकर एक राज्य बनता है। इनके बिना राज्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, और एक राज्य को राज्य कहलाने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाना पड़ता है। वो क्या क्या विशेषताएं हैं कि जो राज्य को राज्य बनाती हैं? तो पहला है जनसंख्या।
ठीक है, आप इसको ऐसे ही हाईलाइट करके हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे तो राज्य किस बात का, ठीक है, वो राज्य बनेगा ही नहीं। तो जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य एक मानवीय संगठन है। ठीक है, राज्य किस तरह का संगठन है? राज्य एक मानवीय संगठन है। राज्य मानव की मूल आवश्यकताओं को व्यक्त करता है और लोगों के इकट्ठे रहने की आवश्यकता का परिणाम ही राज्य है। इसकी शक्ति लोगों की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्य में व्यक्तियों की संख्या पर कोई सीमा लगाना कठिन है। ठीक है, राज्य के अंदर व्यक्तियों की संख्या पर कोई सीमा लगाना कठिन है। व्यक्तियों की संख्या पर सीमा नहीं लगाई जा सकती और इसलिए आधुनिक राज्यों की सीमा व जनसंख्या में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति व राज्य का पारंपरिक संबंध इसी आधार पर राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। भारतीय जनसंख्या का रूप विषमगति है। भारतीय जनसंख्या का रूप कैसा? तो इसका रूप कैसा है? विषमांगी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में विविध भाषा, धर्म, मूल, रीति रिवाज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या का रूप विषमांगी क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, रहने वाले लोग हैं, उनमें अलग अलग भाषा, धर्म, मूल और रीति रिवाज विद्यमान हैं। ठीक है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। चलिए, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है क्षेत्रीय सीमा। ठीक है, क्षेत्रीय सीमा के आधार पर क्या चीजें हैं, चलिए जान लेते हैं। यह राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी क्षेत्रीय सीमा। क्षेत्रीय सीमा के बिना किसी भी राज्य की अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी राज्य अस्तित्व में बिना क्षेत्रीय सीमा के नहीं आ सकता। क्षेत्रीय सीमा राज्य को विभिन्नता प्रदान करती है। ठीक है, क्षेत्रीय सीमा क्या करती है? राज्य को विभिन्नता प्रदान करती है। इससे यह अन्य राज्यों से पृथक होकर क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण करता है और इसकी शक्ति का क्षेत्र निश्चित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है सरकार। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या दिया गया आपको? सरकार। राज्य एक अमूर्त धारणा और सरकार के माध्यम से ही यह इच्छा प्रकट करता है, अर्थात कार्य करता है। ठीक है, इसलिए यह चित सत्य है कि सरकार के बिना राज्य की कल्पना करना व्यर्थ ही है। ठीक है, सरकार के बिना भी राज्य की कल्पना करना व्यर्थ है। सरकार को हम ऐसा तंत्र कह सकते हैं जिसके द्वारा राज्य अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करता है। राज्य को व्यवस्थित करने के लिए सरकार का होना आवश्यक होता है। राज्य में यदि कोई सत्ता ना हो और लोगों द्वारा कोई आदेशों का पालन ना किया जाए, ठीक है, अगर राज्य में कोई सरकार नहीं होगी, कोई सत्ता नहीं होगी और लोग किसी का पालन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो राज्य में अर्थव्यवस्था के कारण इसका पतन निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, लोगों के रहन सहन को लेकर हो, लोगों के तौर तरीकों को लेकर हो, क्योंकि अगर किसी का नियंत्रण ही नहीं होगा, कोई शासन नहीं होगा, तो ये अव्यवस्था के कारण इसका राज्य का क्या होगा? पतन हो जाएगा। अतः इसी के द्वारा राज्य व्यवस्थित करने की नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा ही राज्य को व्यवस्थित करने की अलग अलग नीतियां होती हैं, बनाई जाती हैं और कार्यों को इन नीतियों की सहायता से पूर्ण भी किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट फोर्थ में क्या है? प्रभुसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। यहाँ थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रभुसत्ता क्या है? ये राज्य का एक अनिवार्य तंत्र है या एक तत्व है, एक पॉइंट आप कह सकते हैं। प्रभुसत्ता द्वारा देश की सर्वोच्च शक्ति को लागू किया जाता है, जो कि व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों की
संख्या में निहित होता है। ठीक है, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों की संख्या से ये निहित होता है। इसके निर्माण अंतिम होते हैं, इसके जो निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, इसके निर्णय अंतिम माने जाते हैं। कानून एवं राजनीति के मामलों में जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी राजनीति होती है, उसके मामलों में राज्य अपील का अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, राज्य जो है वो क्या है, अपील का अंतिम न्यायालय होता है, अंतिम न्यायालय से माना गया है और लोगों को इसके समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ता है। लास्की के अनुसार, अब लास्की ने अपने कुछ थॉट दिए हैं, कुछ बताया है इसके बारे में, अपने विचार प्रकट किए हैं। लास्की के अनुसार प्रभु सत्ता का तत्व ही राज्य को अन्य संघों से विभेदित करता है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त 4 विशेषताएं सामान्य रूप से लगभग सभी राज्यों में विद्यमान रहती हैं और यही किसी राज्य का अस्तित्व बनाती हैं। तो ये 4 विशेषताएं आपने देखी जो किसी भी राज्य को राज्य बनाने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, ये 4 विशेषताएं, एक तो आप हेडिंग इनकी याद रखेंगे। 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जनसंख्या है, जनसंख्या के बिना राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है क्षेत्रीय सीमा, किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा ही उसे विशेष बनाती है। सरकार अगर नहीं होगी तो फिर हर जगह अव्यवस्था का माहौल होगा और चीज़ों ठीक प्रकार से नहीं होंगी और राज्य का पतन हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या है? प्रभुसत्ता। ठीक है, प्रभुसत्ता, जो भी अंतिम कानून बनाए जाते हैं, अंतिम रूप से जो भी कानून मान्य होते हैं उसमें प्रभुसत्ता आती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं और इसका थोड़ा थोड़ा आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है यहाँ पे कि भारत में क्षेत्रीय राजनीति के विकास में कौन सी 4 ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताना है जो भारत में क्षेत्रीय राजनीति के विकास में जो 4 आपकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको यहाँ पे आपको बताना है। तो भारत में क्षेत्रवादी, ठीक है, भारत के अंदर जो है, तो भारत के अंदर जो क्षेत्रीयतावाद है, ठीक है, भारत के अंदर क्षेत्रीयतावाद का अस्तित्व तो स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ही था, इसका अस्तित्व पहले ही था, लेकिन यह प्रभावी कब हुआ और ये प्रभावी कब हुआ? अब भारत सरकार ने अधिनियम 1909, 1919 और 1935 के अंतर्गत संवैधानिक सुधारों को लागू किया गया। इसके फैलाव की 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, क्षेत्रीयतावाद का अस्तित्व पहले ही था, ठीक है, स्वतंत्रता से जो पहले ही था इसका अस्तित्व था, लेकिन इसमें सुधार कब हुए हैं? 1909 में, 1919, 1935 में। ये तीनों स्थान आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट इसकी घटना है प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना। ठीक है, पहली क्या है इसमें? प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना। प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था, क्योंकि देश के सभी भाग राष्ट्र निर्माण में निष्पक्ष व्यवहार मांग पर सहमत थे। ठीक है, लेकिन विश्वास के लिए आपस में प्रतिद्वंद्विता करने लगे। ठीक है, लेकिन इनकी आपस में क्या थी? इनकी आपस में बनती नहीं थी, प्रतिस्पर्धा थी, आपस में ये एकजुट नहीं हो पा रहे थे और कोई भी कार्य उनकी आशा से कम हो जाता तो वह उसका अभ्रांत फैला देता और इसी का परिणाम होता था कि क्षेत्रीय राजनीति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीति की उत्पत्ति का एक ये भी कारण बन गया है कि प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, देशी जो रियासतें थी उनका एकीकरण किस तरह से हुआ? देशी रियासतों के एकीकरण क्षेत्र राजनीति के विकास का कारण बना। छोटी छोटी रियासतों, पहले देश में बहुत छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी
को बड़ी रियासत में मिलाकर एक बड़ी रियासत प्रदेश बना। ठीक है, सारी छोटी छोटी राज्यों को मिलाकर, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा प्रदेश बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया, परंतु लोगों की धारणा पुरानी ही रही। ठीक है, लेकिन लोग पुरानी तरह से ही सोच रहे थे और उनकी निष्ठा भी पुरानी रियासतों के प्रति बनी रही। राजाओं का सफलता का यह एक महत्वपूर्ण कारण भी था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि सरकार ने ऐसी कोशिश की थी कि छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे, बन के एक बड़ा राज्य बने, एक प्रदेश बने, पर लोगों की धारणा अब भी पुरानी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है भाषाई आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। ठीक है, अब भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ। इस कारक ने क्षेत्रीय राजनीति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको इस बात से जाना जा सकता है कि 28 प्रदेशों को पुनर्गठित करके केंद्रीय प्रशासनिक राज्य क्षेत्रों सहित इन्हें घटाकर 14 कर दिया गया था। ठीक है, 28 प्रदेशों को घटा के कितना किया गया था, 14 किया गया था, और तत्पश्चात नए प्रदेश बनाए गए थे। इनका आधार भाषा थी। ठीक है, इनका आधार क्या था, भाषा। और भाषा एक ऐसी शक्ति है जिससे भारतीय राजनीति में अपना मुख्य स्थान बना लिया। ठीक है, भाषा एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई और भारत की राजनीति में इसने अपना स्थान बनाया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 4th दिया गया आपको, व्यक्तिगत और स्वार्थी उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है व्यक्तिगत और स्वार्थी उद्देश्य। राजनीतिज्ञों के मन में व्यक्तिगत व स्वार्थी उद्देश्यों ने घर कर लिया था और राज सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुए और नेताओं ने अपने सत्ता अधिकार और सम्मान को बढ़ाने के लिए उनके अंदर क्या थी, होड़ लग गई थी। ठीक है, जो भी राजनेता थे वो अपने स्वार्थ के लिए काम यहाँ पे करने लगे थे। यह कार्य क्षेत्रीयता की भावना के तहत नेताओं के द्वारा किया गया था। ये कार्य कौन कर रहा था, ये नेता लोगों का काम था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह पहलू क्षेत्रीय राजनीति के विकास में सहयोगी, यह जो क्षेत्रीय राजनीति थी उसके विकास में सहयोगी साबित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र के लिए तो ये सही था, लेकिन अगर हम बड़े प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो उसके लिए सही नहीं था, लेकिन क्षेत्रों के लिए सही था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।